हाय एवरीवन, मेरा नाम मनन है एंड आई एम फ्रॉम टीम लास्ट मिनट ब्रशअप। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे जनों से ये चीज़ बोली थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसएससी सीजीएल 2026 या एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी गाइडेंस तो ये रहती है कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर करो ताकि ये छोटे मोटे एग्जाम्स जो है वो इजीली निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज का यूज करना है, कौन सो का नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इन सब चीजों का पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है सबसे कंफ्यूजिंग, दैट इज जीके। ठीक है, आप लोग सब एग्री करते होंगे मेरे से कि आप सबसे ज्यादा किसी भी एस्पिरेंट को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो ये सोचता है कि मैं जीके कैसे पढूं, कहां से पढूं, क्या नहीं पढूं, तो वो सब चीजें आती हैं। ठीक है, जीके में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब मैं पूरा वीडियो बना के लाऊं भाई, ये पूरा नोट्स वगैरह बना के लाऊं, सॉरी, ताकि क्या है मैं भी कोई चीज स्किप ना हो जाए कोई पॉइंट मेरे से। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है ना, हिस्ट्री के लिए हमें फोकस करना है बुक्सटावा की वीडियोस पे। जी हाँ, बुक्सटावा की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री की, फ्री में। क्या फायदा होगा इसका? फायदा ये होगा कि आप लोग अगर मान लीजिए हिस्ट्री को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार मैं एक फैक्ट देख लिया, याद कर लिया, ठीक है, याद करने से कभी भी हिस्ट्री याद नहीं रहती है। हिस्ट्री याद रहती है हमेशा एक स्टोरी को समझने से। हिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पूरी एक स्टोरी की तरह ही चलती है। एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि हाँ कुछ कुछ जगहों पे आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन हिस्ट्री में बेसिकली आपको एक स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। और वो चीज को बुक्सटावा ने अपनी एनिमेटेड वीडियोस के साथ इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बुक्सटावा की तरफ से, जस्ट मैंने वहां से पढ़ा है, मैंने वो वीडियोस देखी हैं और मुझे वो वीडियोस इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। ये वीडियोस उन्होंने यूपीएससी के लिए बनाई है, बट आजकल आपको भी पता है कि जो एग्जाम का लेवल आ रहा है वो कैसा आ रहा है एसएससी में। तो क्या होगा ना कि मान लीजिए 5-5, 6-6 मिनट की एक वीडियो, उनकी कुछ 180 वीडियोस है मॉडर्न हिस्ट्री में। मिडिवल का उनका पेड है उनके बुक्सटावा ऐप पे, तो आप वो जाके देख लेना। अच्छा कोर्स भाई, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, सच में आप बोलोगे कि बहुत अच्छे वीडियोस उनके, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है वो। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक्सटावा को आप हिस्ट्री के लिए फॉलो कर लेना। मिडिवल उन्होंने शायद अपने ऐप पे डाल रखा है और एंशिएंट और मॉडर्न फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। कई बार तो ऐसा होता है एंशिएंट और मॉडर्न से क्वेश्चन बनता है, मिडिवल से बनता ही नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी बन भी जाता है और कभी कभी सिर्फ मिडिवल से ही बन जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। ठीक है, दूसरा आता है पॉलिटी में भी मैं बुक्सटावा को सजेस्ट करूंगा भाई। इतने अच्छे से पॉलिटी किसी ने भी नहीं समझाई है पूरे, मतलब यूट्यूब पे एक बार आप देख लेना, कुछ यूट्यूब पे डेमो वीडियोस हैं उनके, तो वो आप देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2-3 जने मिलकर के क्या करना ना, एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, उसको 2-3 जने साथ में पढ़ लेना, तो वो क्या आपको इतना कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उस चीज का पॉलिटी के लिए बुक्सटावा बेस्ट है। ठीक है, अगला आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा है, परमार सर जो है ना आपके फेमस, जो परमार सर है उनको फॉलो करना। सच में वो डिजर्व करते हैं इतना फेमस और इतना अच्छा कंटेंट है उनका। लिटरली ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप परमार एसएससी को देख लेना। साथ में आप मैप एनिमेशंस वगैरह जो आते हैं ना, मैप एनिमेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर आप देखने जाओगे इसमें जीएस में तो बहुत कम होता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप उसमें इनपुट डालते हो उतना आउटपुट आपको नहीं मिलता। जीएस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आजकल जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है, तो इस वजह से हमें पढ़ना तो पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए परमार एसएससी हो गए। मैप एनिमेशंस देख सकते हो, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप हर्षित द्विवेदी जो है, हर्षित द्विवेदी का एजुकेशन चैनल है, तो उस पर उन्होंने ज्योग्राफी के सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो भी अगर आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छे हैं वो भी, काफी ज्यादा, मतलब उन्होंने बिना कोई एनिमेशन वगैरह के इतने ज्यादा एंगेजिंग वीडियोस बनाए कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, अगला पार्ट आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए आप परमार सर के जो वीडियोस हैं वो देख लेना। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए तो परमार सर इज द बेस्ट, एंड फॉर साइंस एज वेल, साइंस के लिए भी परमार सर बेस्ट है। एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या, कि है ना अमेजोन वगैरह पे ना चार्ट पेपर्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, हिस्ट्री की टाइमलाइन के, ज्योग्राफी वगैरह के, टर्म्स वगैरह के, इकोनॉमिक्स के। कई बार उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली वही रहता है, आर्टिकल्स से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये बात नहीं है कि सोर्स अकेले वही है, लेकिन बात ये रहती है कि अगर वो आपके वॉल पे पेस्टेड रहेंगे, जैसे मेरे पीछे वाली वॉल पे अगर वो चीज पेस्टेड है, तो क्या होगा कि मैं चलते फिरते एक बार नजर पड़ गई, देख लिया उसको, पढ़ने बैठ गया। मैं खुद पढ़ता था उससे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप थोड़े पढ़ने लिखने वाले लगोगे उससे, मैं मानता हूँ दिखावा इतना करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है,
जो चीज़ दिखती है वो आपको पता है, डैश कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना जो चीज़ दिखती है उसका क्या होता है। तो उसको जरूर आप चार्ट पेपर को लगा देना, ताकि वो आपके दिखेगा तो सही, आप पढ़ते हो, लेकिन साथ में आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगले आते हैं सेंसस के क्वेश्चंस, तो वो भी काफी बार रिपीट हो जाते हैं। 2011 के जो सेंसस के क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं कई बार, तो उसके लिए भी काफी सारी यूट्यूब पे सोर्सेज अवेलेबल है, वहां से पढ़ लेना। एक जना है परचम क्लासेस ने उस चीज को बता रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। परचम क्लासेस को आप देख लेना, उन्होंने सेंसस का वीडियो अच्छा बना के डाल रखा है। अब आती है जीएस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज, जो कि क्या, ये लूसेंट की बुक, ये जनरल साइंस एक जीके वाली बुक आती है, और जीके वाली बुक में ये पीछे है ना, ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी टेबल्स दी हुई होती हैं यार, और ये टेबल्स क्या करती हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं बच्चों को। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कई बार इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। क्या करो ना, सिंपल सा चीज है, एक कोई सी भी पूरी टेबल का एक फोटो क्लिक करो, ठीक है ना। फोटो क्लिक करो और उस फोटो को, ये बहुत प्रो टिप है, याद रखना है इसको, हो सकता है आप लोगों को आ गई हो माइंड में, पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेबल का पूरे का फोटो खींचो, फोटो क्लिक करके क्या करो ना, चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाना, और उसमें क्या, क्योंकि ये लर्न करने का, जो चीज बिल्कुल लर्न करने की है उसको लर्न ही करना पड़ेगा। तो अब चैट जीपीटी पे जाके बोलो आप, अब इन चीजों को क्या निमोनिक्स से याद किया जाता है। निमोनिक्स मतलब एक ट्रिक्स वगैरह, मेमोरी ट्रिक्स बना करके उनको याद किया जाता है। परमार सर ने बहुत सारी निमोनिक्स की ट्रिक्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन वो किसी किसी जगह पे बेनिफिशियल रहती है, किसी किसी जगह पे नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप उससे रिलेट ना कर पाओ, ठीक है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको ज्यादा दिन के लिए याद रहेगी, और अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो वो कुछ ही दिन में आप भूल जाओगे, ठीक है। अब इतना टाइम रहता नहीं है कि बार बार जाकर के वो वीडियोस बनाओ, देखो। तो एक काम करना, फटाफट से इसका फोटो क्लिक करना, और जिस भी चीज से आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते बड़े हो गए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उससे क्या करो ना, आप इसमें इसका फोटो क्लिक करो और चैट जीपीटी को बोलो मुझे ये टेबल लर्न करनी है, इसको आप एक काम करो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कोई स्टोरी से लिंक करके मुझे इन वर्ड्स के पूरा निमोनिक्स बता दो, ताकि मेरे को ये चीजें याद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में बात करनी है, ना इंग्लिश में ना प्योर हिंदी में, इंग्लिश में बात करना, अच्छे से आंसर मिल जाएगा। और कुछ इसको फनी बनाना है तो एक काम करना, उसको बोल देना कि ये पूरी एक टेबल है, इसको आप एक काम करो, मिर्जापुर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक मिक्स स्टोरी बना करके मुझे दे दो। वो बना के दे देगा, और वो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ याद हो जाएगी आपको चीजें, सच में याद हो जाएगी। सच में तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आइडिया है ये, अगर आपको कोई भी चीज याद करनी है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इस चीज से, ठीक है। अब एक चीज और आती है, फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस। भाई सिंपली क्रैक में दालोग के अलावा कहीं जाना ही मत। सबसे बेस्ट तरीके से फोक डांसेस अगर किसी ने याद कराए यूट्यूब पे, तो वो सिंपली क्रैक में दालोग जी है, ठीक है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है सिंपली क्रैक में दालोग। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को बताया, मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊंगा हर एक चीज के ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है ना, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट के लिए आप लोग परमार सर को फॉलो कर सकते हो बिल्कुल, और या फिर आपको जो मैंने निमोनिक्स के तरीके बताया उससे आप जा सकते हो, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो उसके लिए भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आता है अगला पार्ट, दैट इज रीजनिंग का पार्ट। सबसे ज्यादा इजीएस्ट मैं बोलूंगा सारे सब्जेक्ट्स में से। क्यों? 1.5 महीना आप दो, लास्ट का 1.5 महीना आराम से, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो लोगों के बिना पढ़े जाकर के बन जाते हैं। लास्ट का 1.5 महीना दो, और उसमें भी क्या करना है आपको, मॉक देते रहना और सॉल्व करते रहना। अब कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो भाई इससे प्रैक्टिस कर लेना है, टीसीएस की जो ये बुक है ना, इससे प्रैक्टिस कर लेना, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और कोई अगर वीडियो नहीं मिलती है समझ, अगर कोई वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर आप मुझे रिक्वेस्ट कर देना, तो मैं एक आध वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी क्या है, मैं भी एक कॉर्पोरेट जॉब पर्सन हूँ यार, तो मुझे भी कम ही टाइम मिल पाता है, तो इस वजह से मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली अपने जो चैनल है उसको प्रोवाइड करता हूँ टाइम। और मैं भी यही चाहता हूँ फटाफट से जो मैथ्स के वीडियोज है मेरे वो कंप्लीट हो, ताकि आप लोगों को भी एक अलग एज मिले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो। ताकि क्या, रिवीजन मेन क्या होता है ना, रिवीजन का टाइम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियली हमें यूज करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से बेसिक्स तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, कहीं किसी का भी आप देख लो जाकर के, बेसिक से लेकर के एडवांस तक बोलते हैं, लेकिन आपको भी पता है क्या सिनेरियो रहता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाए, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ फटाफट से, क्योंकि एडिट भी मुझे ही करने होते हैं। थोड़ा सा आपको कभी कभी किसी को फ्रस्ट्रेटिंग लग जाता है वो कि यार आपने फटाफट बहुत जल्दी कर दिया। अरे यार 1 मिनट में सॉल्व करना इज अ थिंग, क्योंकि वहां पे आपको स्पीड चाहिए। आपकी स्पीड कब डेवलप होगी, जब आप उस एनवायरमेंट में रहोगे। अगर आप स्लो एनवायरमेंट में रहोगे तो स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम तो रहेगा ही नहीं ना। इसलिए मैं वीडियोस को थोड़ा फास्ट फॉर्म, मतलब थोड़ा सा स्पीड में बनाता हूँ वीडियो को, ताकि क्या रहे आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आए, लेकिन बाद में आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाओ कि हाँ नहीं हमें तो फास्ट में ही समझना और फास्ट में ही सॉल्व करना है, ठीक है।
तो रही बात रीजनिंग के लिए, मैंने आपको बता दिया यूट्यूब के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब के वीडियोस आप जाकर के देख लेना, ठीक है। एक दो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वैसे सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत ईजी होता है रीजनिंग का पेपर, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करनी हो तो ये वाली बुक मैंने आपको बता दी, इससे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और हाँ, PYQs भी जरूर सॉल्व करके जाना रीजनिंग में। PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब आता है अगला सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश को कैसे टारगेट करें? इंग्लिश वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है लोगों के लिए, जबकि वो इजी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें टाइम तो आपको देना पड़ेगा, होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो उसके लिए क्या करें हम लोग? सबसे पहली चीज तो ये कि आती है इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए हम क्या करें भाई? नाम बड़ा बुक है ये, ब्लैक बुक। इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है मार्केट में अवेलेबल। ब्लैक बुक से ज्यादा अच्छी बुक वोकैबुलरी के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। वोकैबुलरी के लिए इसी पर डिपेंडेंट हो जाना, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना वोकैबुलरी को इसमें से, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर हम लोग कैसे पढ़ें? इंग्लिश ग्रामर के लिए अच्छा, अभी तक मेरा यार मैं कोर्स बनाऊंगा उसमें, पर मुझे टाइम लगेगा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बनाने में। तो उसके लिए आप अभी फिलहाल क्या कर सकते हो ना, अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं यूट्यूब पे। बहुत अच्छा कोर्स है निमिषा बंसल मैम का, वो कोर्स आप जाकर के जरूर देख सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, पूरा इंग्लिश ग्रामर उन्होंने समझा रखा है। दूसरा कोर्स है रानी मैम का, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा। मुझे इतना पर्टिकुलरली वो बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं लगा, अच्छा है वो भी, जितना नाम है उस हिसाब से इतना परफेक्ट नहीं लगा मुझे, लेकिन निमिषा बंसल मैम का जो है वो बहुत ज्यादा अप टू द मार्क और एक्यूरेट ज्यादा लगा मुझे। वो मेरी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मेरा कोर्स आने में टाइम है, लेकिन अच्छा कोर्स बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छा। तो आज से लगभग आप मान के चलो 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको मेरा भी कोर्स देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा कोर्स रहेगा वो। उसके बाद आपको ग्रामर के लिए कहीं और डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब वो इंग्लिश वोकैबुलरी हो गया और इंग्लिश ग्रामर हो गया। अब दो चीजें बचती है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपका इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी से हेल्पफुल हो जाएगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व करते रहना, उससे आपको काफी अच्छे लेवल पे आइडिया लग जाएगा। और फिर भी अगर कुछ लगता है तो इन लोगों ने ही यूट्यूब पे अपनी टिप्स वाली वीडियोस बना रखी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है, वो आप देखोगे तो उससे काफी अच्छा लेवल पे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज मैथ्स। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिसहार्टन होती है, डिसअपॉइंट होता है ये सब्जेक्ट। प्रॉब्लम किसी की भी नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, तो वो इंटरेस्ट को चेंज करना ही हमारे हाथ में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है ना, किसी भी टीचर का बेसिक कोर्स ले लो स्टार्टिंग में। तो किसी भी टीचर का बेसिक कोर्स आप परचेज कर लो और उससे पढ़ लो। कोर्स परचेज जरूर करना, तभी एक क्या होता है ना, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, हम लोग यूट्यूब पे अगर पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे आज इस जब टीचर का देखा समझ नहीं आया, कल इस टीचर का देखा समझ नहीं आया, तो ऐसे टीचर्स ही चेंज करते रह जाते हैं कई लोग। तो इस वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर की, कोई अच्छे टीचर की, स्पेशली बता रहा हूँ, कोई अच्छे टीचर की क्लासेस को पकड़ना और वो देखना कंसिस्टेंटली, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और साथ में लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए मेरे वीडियोस देखते रहना, कंटिन्यू बेसिस पे देखते रहना, ताकि क्या है ना आपको, क्योंकि बार बार तो उनकी वीडियोस देखने जाओगे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार को मेरे वीडियो जरूर देखते रहना, ताकि क्या आपको आइडिया लगता रहेगा कि कैसे क्या चीजें सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी बातचीत हो गई कि हमें कहाँ से कैसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब टाइम डिवोशन कितना रखना है पर डे के हिसाब से, वो चीज आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि हर एक जने का पूरा दिन का जो शेड्यूल रहता है वो अपने हिसाब से रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस बारे में कोई आपको सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना डे शेड्यूल रहता है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने जो नोट्स है ना, जो नोट्स आप बनाते हो, सोच हमेशा ऐसे रखना कि अगर कुछ अच्छी चीज आपके पास है तो उस चीज को आप शेयर करो अपने आजू बाजू वालों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। क्या होता है ना, एक मैंने भी एक किसी का पढ़ा है, किसी का एक अच्छी बात बोली थी किसी ने, कि अगर आप अपने नोट्स को, दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अपने नोट्स को शेयर करके पढ़ते हैं, जो कि मैं भी अपने नोट्स को शेयर करके पढ़ता था यार। मैंने अपने सारे नोट्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर करे थे, सारे नोट्स, इंग्लिश के और मैथ्स के दोनों के। कुछ लोग होते हैं जो अपने नोट्स को शेयर करके पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नोट्स को छुपा के पढ़ते हैं। तो हो सकता है नोट्स को छुपाने से उनके प्रीलिम्स में इसमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बन भी गया, लेकिन पर्सनैलिटी के लिहाज से ये चीज उतनी अच्छी स्थिति अभी नहीं है। ये डायलॉग मैंने यहां से कॉपी किया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, और एक वो जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ होगा। क्या होता है सिनेरियो कि जिनका, पहले बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट मत होना। क्या होता है, अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो ये सोचो हमेशा कि अभी तो मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज खुल गई एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आजकल का अब वो जमाना नहीं रहा कि यार आप एक ही चीज पे स्टेबल होकर चलते रहो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, ना कि पहले की तरह कि एक ही जगह पे दिमाग लगा के चलो। लिटरली एक बहुत ट्रू रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज, कि आजकल का टाइम ये नहीं रहा।
तो इस वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हमेशा ये सोचो कि एक्सप्लोर करने के लिए अभी हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करके निकल सकते हैं, ठीक है। इतना सोच के आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अगर ये आपको करना है कंटिन्यू तो इसको भी कंटिन्यू करते रहो और साथ साथ में कुछ ऐसी चीज पकड़ लो जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल चुकी है, बहुत लकी हो आप लोग, और जिनको नहीं मिली है वो भी बहुत लकी है कि अब वो और अच्छे तरीके से और हॉरिजॉन्स पे जाकर के चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें खुश रहना है। खुश कैसे रहेंगे? हमारी सोच क्या है, सोच मैटर करती है। एग्जाम का पास होना या फेल होना नहीं, ठीक है। तो मेन टारगेट होना चाहिए अच्छे से घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, इंजॉय करना चाहिए साथ के साथ, ना कि बस एक सापा पाल के बैठ जाओ कि बस यार अब एग्जाम नहीं निकला अब क्या करूं, वापस से उसको भरूं, क्या करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार भी नहीं निकलता है तो एक काम करो, साथ में एक चीज और बैकअप में रखो, अपने एग्जाम को देते जाओ लेकिन एक अर्निंग सोर्स अपना स्टार्ट करो, ताकि क्या है कि आपको आगे जाकर के रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैं पहले ही कुछ कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि लाइफ जो है वो तो आगे बढ़ती जा रही है ना यार। लाइफ में आप जो है वो टाइम को तो वापस रिवर्स नहीं कर सकते, आगे जाकर के सिर्फ रिग्रेट से रह जाता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। मेरा खुद का एक ट्रैवल पेज है सोनी जी सफरनामा, अगर आपको देखना हो तो देख लेना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसको, बस बता रहा हूँ कि यार आपको लगे ना कि यार आप सिर्फ घूम सकते हो या फिर सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आप घूम भी सकते हो, काम के साथ भी आप घूम सकते हो। ये आपको मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे दिख जाएगा, ठीक है। खूब शौक है मुझे ट्रैवल करने का, पार्टी करने का, खाने पीने का, हर चीज का, और होना भी चाहिए ना यार, यही तो लाइफ है। फिर आप कब करोगे ये सब चीजें भी? तो साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब आती है प्रो टिप उन लोगों के लिए जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई लाइब्रेरी जाना बहुत अच्छी बात है, जाओ, बढ़िया है, लाइब्रेरी जाते हो आप लोग। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना वहां पे जाकर के कि अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो ना, तो होती है बात है, मैं खुद भी करता था भाई, अपने आजू बाजू वालों से खूब बातें करता था मैं भी। और टाइम क्या होता है वहां पे, 50 to 60% लोगों का टाइम वहां पे किल हो जाता है, ठीक है ना। लिटरली बता रहा हूँ आपको, मेरे घर के पास में भी लाइब्रेरीज है, मैं वही देखता हूँ वहां पे जो लोग आते हैं 40-50% लोग बाहर खड़े होके वही पंचायतियां करते रहते हैं कि यार मेरा तो ये सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वाला डूब गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, और उनको वहां पे पूरे उनके ग्रुप मिल जाता है। तो भाई इन ग्रुप्स वगैरह से अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो बचना। नहीं तो अगर लाइब्रेरी नहीं भी जाते हो तो पहले के टाइम पे लोगों को लाइब्रेरी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने घर पे बैठ के पढ़ लेते थे, भले ही कितनी भी खराब सिचुएशंस हो आपके घर में, पढ़ लेते थे, घर पे मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब आजकल ठीक है, लाइब्रेरी का ट्रेंड चला, तो मैं उसको भी डिग्रेड नहीं करूंगा, अच्छी बात है, लाइब्रेरी जाना चाहिए ताकि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले और आप उसमें पढ़ाई कर सको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो घर पे भी नहीं पढ़ोगे, और अगर आप पढ़ लोगे तो घर पे ही पढ़ लोगे, लाइब्रेरी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, मैं जैसे वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ तो मेरे से कहने कि यार आप हिंदी में वीडियो बनाओ, मिलियन व्यूज चले जाएंगे, ये है वो है। भाई एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर के बाद तक, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश को समझने में और करने में। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई भी अपने पेरेंट्स वगैरह को, किसी को भी ब्लेम मत करना कि यार आपने हमारा एडमिशन हिंदी मीडियम में क्यों कराया, ऐसा कुछ। भाई उनकी जो सोच थी वो इतनी ब्रॉड है, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि क्या है कि आज हमारी जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ लिटरली, तो मैं जिस लेवल पे इंग्लिश अच्छे से कर पाता हूँ उस लेवल पे मैं हिंदी अच्छे से नहीं कर पाता। आप लोगों के पास एक क्या एडवांटेज है ना कि आप हिंदी को इतना अच्छे से जानते हो कि आपने उस चीज़ को प्रिजर्व कर लिया अच्छे से। आगे वो अगर कोई भी लैंग्वेज आती है जैसे हिंदी है, तो हिंदी को प्रिजर्व करने का मतलब क्या हो गया कि आने वाले टाइम में हिंदी की वैल्यू आपने बढ़ाई है। मतलब क्या है कि आप हिंदी को प्रिजर्व कर रहे हो, हमारी नेशनल लैंग्वेज को बचा रहे हो आप लोग। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ कि यार उन्होंने बहुत अच्छा सोचा आपके लिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि इसके अलावा जैसे संस्कृत है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, उनको भी आपको सीखना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से दिलाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। आज आप लोगों के लिए हिंदी से इंग्लिश सीखना बहुत ईजी है। आज अगर कोई बंदा है, अगर वो सोच रहा है वो प्योरली इंग्लिश से पढ़ा हुआ है, बाद में वो सोचे ना कि मैं हिंदी में, आज मैं खुद ही अगर ये सोचूं कि हिंदी मुझे अच्छे से समझनी है, तो भाई बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके पास एक ये एडवांटेज है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है ना, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज ये भी है कि आप इंग्लिश को बहुत इजीली सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? इंग्लिश इज द ईजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बहुत इजीली कोई भी सीख सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को,
ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इंग्लिश कैसे सीख सकते हो आप भाई, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है ना, हमेशा उसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया करो, सब्जेक्ट की तरह नहीं। तो उसको कैसे सीख सकते हो आप, उस एनवायरनमेंट में रह करके। उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए मैंने अपनी जो सारी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस इंग्लिश में बनाई है, क्योंकि जब तक आप उस एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे, क्वेश्चंस को इंग्लिश में नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो एक क्या आपको एज नहीं मिलेगा इंग्लिश के लिए। सिर्फ इंग्लिश पास करने के लिए नहीं पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए पढ़ना है हमें इंग्लिश, ठीक है ना। समझना इस चीज को अच्छे से। तो क्या होगा ना कि अगर आप उसमें जब उसको आप पढ़ोगे, जैसे रीजनिंग के भी आप क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जीके के क्वेश्चंस को भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो दिमाग है ना वो इंग्लिश के हिसाब से वर्क करने लगेगा जस्ट फॉर अ वाइल, जब तक आपका ये सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद इंग्लिश आपको अच्छी लगेगी, आराम से आप इंग्लिश भी समझ पाओगे, ना कि सिर्फ एग्जाम पास आउट करने के लिए। इससे क्या होगा, आपको एक अल्ट्रा एज मिलेगा कहां पर पे, जब भी आप कोई इंटरनेशनल कंट्री में विजिट करोगे, आगे जाकर के ब्रॉड सोच रखते हो तो इंटरनेशनल कंट्रीज में विजिट करोगे, वहां पे इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो वहां पे आपको एक अलग एज मिलेगा। प्लस आपने अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर रखा है, तो उससे तो बेस्ट बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिलहाल के लिए इंग्लिश में ही वीडियोस को देखो, इंग्लिश गाने सुनो और गाने सुन करके उनको गाओ। भले हो सकता है आपको उनका जो एक्सेंट है वो समझ में नहीं आ रहा, 0.25 0.5 पे उनकी स्पीड को करके और उन लहजे को सुनो और गाओ उसी लहजे में, ताकि क्या आपको इंग्लिश के एनवायरनमेंट में ढलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आपका एग्जाम में भी दिमाग लगेगा, और जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, ना कि एक मजबूरी लगेगी कि हमें इंग्लिश को जस्ट पास करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया अच्छे से इस वीडियो में, तो मेरे हिसाब से अब कोई डाउट्स वगैरह रहना नहीं चाहिए। फिर भी एक दो जनों ने मेरे से कुछ डाउट्स पूछे थे, वो मैं बता देता हूँ। एक जने ने मेरे से पूछा था कि एसएससी के साथ हम लोग यूपीएससी के साथ हम लोग एसएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो भाई पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो। एसएससी में यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या एज मिलेगा, जीके के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप पूरा टाइम जीके का यूपीएससी में दे रहे हो, ठीक है। यानी आपका एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है बाकी सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी के लिए है, तो उनसे आपको एक एज मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एज कहाँ नहीं मिलेगा, मैथ्स में नहीं मिलेगा। तो मैथ्स के लिए आप मेरे वीडियोस के अलावा और कहीं मत जाना भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रह जाओगे, और इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप यूपीएससी के साथ साथ मैथ्स की एक फुल बेसिक टू एडवांस की एक बेसिक वीडियो देखने बैठ जाओ, ठीक है ना। कोई कोर्स वोर्स लेने की जरूरत है, सिर्फ मेरे वीडियोस को देखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों से गो थ्रू करने में, लेकिन बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। अब आता हूं उन लोगों के लिए इंग्लिश वाला पार्ट। तो इंग्लिश में वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनका यूपीएससी के थ्रू इंप्रूव हो जाएगा, प्लस क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए उनको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया, निमिषा बंसल या फिर रानी मैम को फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए तो आपको ये ब्लैक बुक को तो उठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये कैच मिल सकता है, जो मैंने चैट जीपीटी वाला तरीका जीएस वालों के लिए बताया था, तो अगर आप करंटली यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ये कैच मिलेगा कि वो निमोनिक्स आप इसमें गो थ्रू कर सकते हो, लाइक इडियम फ्रेजेस लर्न करने में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करने में, फ्रेजल वर्ब्स लर्न करने में। तो इन सब चीजों के लिए एज मिलने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि मुझे एक निमोनिक्स में कोई भी आप जिस भी, जैसे आपने कोई वेब सीरीज देखी, सेक्रेड गेम्स देखी, या फिर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी, कोई भी वेब सीरीज देखी, आपने ब्रेकिंग बैड देखी, तो उन चीजों के उन कैरेक्टर्स को आप रिलेट करके एक स्टोरी बनवा करके ये चीजों को निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और आने वाले टाइम में मैं आपसे और अच्छे से इंटरेक्शन करता रहूंगा। लेकिन बस अपना माइंड में फोकस ये क्लियर रखना कि आपको लाइफ में, आप ये लाइफ एंजॉय करने के लिए आओ, ये लाइफ को जीने के लिए आए हो। ये लाइफ में एक पर्टिकुलरली एक छोटा सा अपना एक कंफर्ट जोन सेट करके मत रह जाना। लाइब्रेरी जाते रहो जाते रहो जाते रहो, सालों बीत गए लाइब्रेरी जाते जाते और कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई जीवन को जीने के लिए आए हो, तो जीवन को जीना स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो। लेकिन अभी अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाला है तो उस टाइम पे 3-4 महीने सीरियसली पढ़ो बहुत अच्छे से, जब तक एग्जाम आ रहा है तब तक। और हाँ, कुछ लोग होते हैं कि यार मेरा अब ये एग्जाम आ गया, मेरा वो एग्जाम आ गया, मेरा बैंकिंग का आ गया, मेरा एसएससी का आ गया, मेरा रेलवे का आ गया। भाई इसी में रह जाओगे, कुछ भी नहीं निकलने वाला। निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 4 चीजों पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं हाथ आने वाला। ऊपर से ये टाइम जो है वो भी जा रहा है आपका, जो 20 से 30-35 साल का जो टाइम होता है ना, उसमें आप अपनी लाइफ को खूब एंजॉय भी कर सकते हो और खूब मेहनत भी कर सकते हो। दोनों का बैलेंस करना आपके हाथ में, ठीक है।